Hello and welcome to the Civil Study Cafe. You're watching the MPPSC Mains Answer Writing Discussion Series. नमस्कार दोस्तों, सिविल स्टडी कैफे में एक बार स्वागत है। अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं 2018 का पेपर वन और उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं सेकंड पेपर यानी कि 2018 का सेकंड पेपर। और सेकंड पेपर में भी हमने पार्ट ए के 3 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस, 6 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस और 50 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। अभी हम बात कर रहे हैं सेक्शन बी की, यानी कि सेकंड पेपर का सेक्शन बी। उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि सारे के सारे क्वेश्चन वन बाय वन करके हम सारे के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ओके, देख लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन क्या है? क्वेश्चन नंबर वन पूछ रहा है आपसे सामाजिक विधान क्या है। सामाजिक विधान होता क्या है जान लेते हैं। देखिए, इसमें आपको दिख रहा होगा स्लाइड में सरकार द्वारा बनाया गया विधान जिससे समाज की स्थिति में सकारात्मक सुधार हो, है ना, उसको हम क्या कह सकते हैं? सामाजिक विधान। इसमें दो बातें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सामाजिक विधान कोई ऐसा विधान नहीं होता जो कि समाज के द्वारा बनाया गया हो। ठीक है, मान लीजिए समाज कोई एक तबका है और उन्होंने अपनी कोई परंपराएं अपने उन्होंने नियम कायदे कुछ बना दिए हैं, तो हम उनको सामाजिक विधान नहीं कह सकते हैं। इसमें सरकार के द्वारा बनाया गया होना चाहिए। और दूसरी बात, विधि द्वारा उसको परिभाषित किया जाना चाहिए, यानी कि विधि द्वारा बनाया गया कानून हो और जो कि संविधान के अनुरूप हो, है ना। और दूसरी चीज़ क्या है? समाज की स्थिति में सकारात्मक सुधार होना चाहिए उस नियम के द्वारा, उस विधि के द्वारा, है ना। तब हम उसको कहेंगे सामाजिक विधान। सो दैट्स क्लियर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? पुनः स्थापन और पुनर्वास नीति 2007। फिर से रिपीट कर लेता हूँ, पुनः स्थापन और पुनर्वास नीति 2007 क्या है ये? देखिए, आपको पता होगा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, है ना, इसको शुरू किया गया था। और साथ ही साथ में संविधान में उल्लेखित वर्गों के अधिकार और सुरक्षा हेतु यह कदम उठाया गया था। क्यों उठाया गया था? देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है पुनः स्थापन और पुनर्वास नीति। आपको क्वेश्चन से ही पता चल रहा होगा पुनर्वास नीति का मतलब क्या होता है। जो लोग एक जगह से दूसरी जगह उनको हटा दिया जाता है निर्माण कार्य के चलते या फिर किसी योजनाओं के चलते, तो उनके लिए रीसेटलमेंट उनको किया जाए, एक तरह से नियम लाया गया। यानी कि जो पुनर्वास नीति 2007 है वो इसलिए क्योंकि सरकार के द्वारा कई सारे डैम्स बनाए जाते हैं, कई सारी योजनाएं, प्लान्स बनाए जाते हैं, तो वहाँ पर जो लोग रह रहे होते हैं उनको कहीं एक अच्छी सी जगह पर सेटल कर दिया जाए। तो वो सेटलमेंट करने के लिए पुनर्वास नीति 2007 को लेकर आई सरकार। ठीक है, और ये किसके अंडर में है? ये है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, यानी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंडर में। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? श्रम विभाजन क्या है? क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे श्रम विभाजन क्या है। श्रम विभाजन क्या है? देखिए, काम के आधार पर कार्यों का बंटवारा ही श्रम विभाजन होता है और प्राचीन काल से ही हमें देखने को मिलता है। देखिए, आपको पता होगा लोग अलग अलग तरीके से डिवाइड हैं। और जब हम एशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको पता होगा ऋग्वैदिक काल में जब हम पढ़ते हैं, ऋग्वैदिक काल को जब पढ़ते हैं तो उसमें श्रम विभाजन भी हमें देखने को मिलता है। यानी कि जब सबसे नीचे आपको शूद्र मिलेंगे, उसके ऊपर फिर आपको वैश्य मिलेंगे, फिर उसके बाद क्षत्रिय मिलेंगे, फिर ब्राह्मण मिलेंगे। तो ये क्या था? ये सारा का सारा सिस्टम जो था वो क्या था? श्रम विभाजन का ही एक सिस्टम था जो कि हमें प्राचीन काल से ही हमें देखने को मिलता है। देखिए, ऋग्वैदिक काल में वो जन्म के आधार पर ना होकर वो कर्म के आधार पर होता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल जैसे ही आया उसके बाद लोगों ने पता नहीं क्या सोचा, है ना, जो भी दिमाग में कुछ खुरापाती टाइप चला होगा तो उन्होंने उसको जन्म के आधार पर कर दिया गया, है ना। तो वो एक अलग बात थी, लेकिन हम बात कर रहे हैं श्रम विभाजन। तो श्रम विभाजन हमें प्राचीन काल से ही हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और आज के टाइम पर भी कोई क्लर्क है, कोई पीओ है ना, कोई लेबर का काम कर रहा है, कोई असिस्टेंट का काम कर रहा है, कोई मैनेजर का काम कर रहा है ना, कोई ब्यूरोक्रेसी में है, कोई जुडिशरी में है, कोई किसी डिपार्टमेंट में है। तो अलग अलग वेरियस टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स जो हैं, है ना, उसमें हमें अलग अलग टाइप के लोग काम करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये सारा का सारा सिस्टम जो है वो क्या है? श्रम विभाजन का एक सिस्टम हमें दिखाई देता है। ओके गाइस, तो चलते हैं फिर आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? कौशल विकास कार्यक्रम क्या है ना। कौशल विकास कार्यक्रम का मतलब क्या है? देखिए, कौशल विकास कार्यक्रम आपको पता ही होगा। देखिए, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया था और ये शुरू किया गया था 2015 में, है ना। और आपको पता होगा केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजना है ये एक, है ना। और इसमें ये टारगेट किया गया है कि युवाओं को 2022 तक 40 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा, है ना। मतलब जो लोग, जैसे जिन लोगों की एजुकेशन अच्छी नहीं है या फिर वो बीच से ही स्कूल छोड़ चुके हैं, इस टाइप के जो लोग हैं, है ना, उनकी स्किल को डेवलप किया जाएगा और उनको एक जॉब एबल बनाया जाएगा, एक
एबल बना दिया जाएगा, यानी कि उनको एक एम्प्लॉयमेंट उनको मिल पाए, है ना। तो ये 40 करोड़ लोगों को इस तरह से प्रशिक्षित किया जाएगा, ट्रेंड किया जाएगा। तो खैर देखते हैं कितना होता है कितना नहीं, और भी देख लेते हैं। देखो आपको पता होगा केंद्र सरकार की एक योजना है और युवाओं को इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी, है ना। और सरकार का लक्ष्य था 2020 तक 1 करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देना, है ना। और उसके बाद फिर अभी हाल ही में सरकार ने 2022 तक लक्ष्य रखा है 40 करोड़ लोगों को। तो थोड़ा सा टफ है, लेकिन अब देखते हैं जो भी है। खैर हमने क्वेश्चन को फिनिश कर लिया है ना। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है आपसे चिकित्सा की आयुष पद्धति। चिकित्सा की आयुष पद्धति, देखिए हिंदी में यदि हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं चिकित्सा की आयुष पद्धति, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार इसमें लिखना क्या है। लेकिन अगर हम इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं तो शायद हमारी टेंशन जो है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। इंग्लिश में इसका मीनिंग है आयुष मेथड्स ऑफ मेडिकेशन। क्या है? आयुष मेथड ऑफ मेडिकेशन। यानी कि अब देखो इंग्लिश में पढ़ने के बाद हमें ये पता चल रहा है कि वो जो आयुष की जो मेथड्स हैं वो किन किन मेथड्स पर काम करता है आयुष, है ना, वो आपसे पूछ रहा है ना। तो और जबकि हम हिंदी में पढ़ते हैं चिकित्सा की आयुष पद्धति, है ना, तो इसमें थोड़ा सा शायद कन्फ्यूज़न हो जाए। मुझे तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हुआ, इसलिए मैंने आपको इंग्लिश में भी ये थोड़ा सा शेयर कर लिया, बाकी का आप समझ सकते हैं। तो ये जो आयुष मिशन जो है कहीं ना कहीं इसका मेथड्स क्या है ना, ये कितने मेथड्स पर काम करता है, ठीक है। देखिए ये 5 मेथड्स पर काम करता है मेनली। 5 आयुष, A4 होता है आयुर्वेदा, है ना, और Y4 होता है योग, है ना, और U4 होता है यूनानी, और S4 होता है सिद्धा, और उसके बाद वर्ड है इसमें H, है ना, H4 होता है होम्योपैथी। तो ये 5 मेथड्स पर काम करता है। तो इतना आप लिख के आ पाते हैं तो आराम से आपका काम हो जाएगा, आपके मार्क्स पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृद्धावस्था से क्या तात्पर्य है। हम जानते हैं कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करें, और कहीं कुछ और हो सकता है ये एज का सिस्टम, लेकिन इंडिया में हम बात करें तो इंडिया में तो देखो 60 वर्ष की एज जो लोग पूरी कर चुके होते हैं, है ना, उनको हम वृद्धावस्था की कैटेगरी में हम एक तरह से गिन लेते हैं, उनको काउंट कर लेते हैं। तो बस इतना ही आपको लिख देना है, ओके। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है बायोटेक्नोलॉजी का प्रत्यय, है ना। क्या है ये बायोटेक्नोलॉजी का प्रत्यय? मतलब क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ये काम कैसे करता है ना। देखिए सबसे पहले तो हम ये जो लिखा है इसमें, जैसे इसमें अभियांत्रिकी और तकनीकी के डाटा और तरीकों को, है ना, जीवन तंत्र से संबंधित और अध्ययन या फिर समस्या समाधान के लिए इसका उपयोग होता है ना। मतलब होता क्या है, इसमें डीएनए को लिया जाता है किसी भी स्पेसीज जो होती है ना, उसका डीएनए इसमें लिया जाता है ना, और उसको कहीं और जोड़ दिया जाता है। इस टाइप से ये बायोटेक्नोलॉजी काम करता है ना। इसमें देखो आपको एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे डॉली भेड़ है ना, इसको क्या था, इसको क्लोनिंग तकनीक से विकसित किया गया था और शायद पहला क्लोनिंग माना जाता है इसको, है ना। देखो डीएनए को निकालना होता है, किसी दूसरे में जोड़ना होता है, इस टाइप से। तो आप समझ सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है, ओके। आगे चलते हैं। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? मानव अधिकार सूचकांक। देखिए क्या है मानव अधिकार सूचकांक? देखिए मैंने तो इसमें इतना ही लिख दिया है, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार संगठन के द्वारा जारी मानव अधिकार सिफारिशों तक पहुंच प्रदान करना, है ना, ये है। तो मतलब क्या है, सीधा सीधा सिंपल मतलब क्या है, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार संगठन जो है ना, उसका सीधा सीधा टारगेट ये है कि लोगों को मानव अधिकार की जानकारी देना, है ना, और मानव अधिकारों के बारे में उन तक उस पहुंच को पहुंचाना, है ना। तो ये इसका सीधा सीधा टारगेट है, तो इतना आप लिख सकते हैं, ओके। आगे चलते हैं। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपका भ्रष्टाचार की संथानम समिति, यानी कि संथानम कमेटी के बारे में दिया गया है। देखिए जब भी आपको करप्शन के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप संथानम कमेटी की जो रिकमेंडेशंस हैं उनको आप मेंशन करेंगे तो आपका आंसर काफ़ी अच्छा हो जाएगा, है ना। लेकिन हम यहाँ पर डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, मैं सिर्फ आपको 3 नंबर के हिसाब से यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आप संथानम समिति के बारे में लिख सकते हैं। देखो इसको 1962 में स्थापित किया गया था, यानी कि इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1962 में हुई थी, और
संथानम कमेटी ने फिर अपनी जो रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी वो 1964 में, यानी कि 2 साल इन्होंने काम किया, पूरा रिसर्च किया उस पर, और फिर अपनी रिपोर्ट के इन्होंने सरकार को सौंपा। और इसकी जो अध्यक्षता जो की थी वो की थी संथानम ने, है ना, इसलिए इसको बोले हम संथानम कमेटी, यानी कि संथानम समिति हम इसको। इतना सा है बस। उसके बाद रिकमेंडेशंस क्या थी, है ना, करप्शन के बारे में इन्होंने क्या कहा, ये सारी की सारी जब आप डिटेल में रिपोर्ट पढ़ेंगे या कभी हमारा सेशन संथानम कमेटी पर होगा तो उस सेशन में मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि इनकी रिकमेंडेशंस क्या क्या थी। ठीक है, इन्होंने क्या क्या कहा था भ्रष्टाचार के मामले में। ओके, चलते हैं फिर आगे। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, कुपोषण के कारण। देखिए, कुपोषण के कारण है, मैंने इसमें एक है बस ओनली, है ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये सर्कल क्या है। देखिए, मेन कारण क्या होता है कुपोषण का, जो मेन कारण होता है वो होता क्या है, कुपोषण का मेन कारण होता है गरीबी। ठीक है, अगर आप गरीब हैं तो आपको अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी, आप अच्छे से एजुकेट नहीं हो पाएंगे, आप अवेयर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अवेयर नहीं हो पाएंगे, आपकी फैमिली जो है वो ठीक से समझ नहीं पाएगी चीज़ों को, और मतलब इक्का दुक्का बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की सारी जुड़ी रहती हैं वो किससे, गरीबी से। तो गरीबी का इनडायरेक्टली जो रीजन होता है वो कुपोषण का होता है ना, यानी कि कुपोषण जो हो रहा है वो सारा का सारा जो मेन रूट जो होती है वो गरीबी होती है। इसलिए मैंने यहाँ पर सर्कल बना दिया, यानी कि गरीबी से कई सारे कारण इमर्ज होके आते हैं, यानी कि कई प्रकार की समस्याएं गरीबी के कारण आती हैं इंसान को, और उन समस्याओं के कारण ही कुपोषण फैलता है, यानी कि कुपोषण होता है, यानी कि कुपोषित हो जाता है एक इंसान, है ना। तो इस प्रकार से मैंने एक सर्कल बना दिया। वैसे आप नॉर्मली बहुत सारी आप ऐसे पॉइंट्स बाय पॉइंट्स आप आंसर में लिख सकते हैं, जैसे कुपोषण गरीबी के कारण होता है, इंसान शिक्षित नहीं होता है, शिक्षा की एजुकेशन की कमी होती है तो भी वो कुपोषण के शिकार हो जाता है ना, ज़्यादा लेडीज़ घर में ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती तो भी वो कुपोषण के शिकार हो जाती हैं, है ना। और ये बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे योजनाएं ठीक से नहीं पहुंच पाती ज़मीनी स्तर पर, ऐसे बहुत सारे आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, लेकिन मैंने ये सर्कल वाइज आपको चेन सिस्टम बता दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है बाल दुर्व्यवहार से आप क्या समझते हैं। बाल दुर्व्यवहार का मतलब क्या होता है, बाल दुर्व्यवहार का मतलब होता है जो बच्चे होते हैं, है ना, अंडर 14, है ना। आपको पता होगा, आप जब कभी किसी कंपनी या फैक्ट्री के सामने आप जब जाते हैं तो वहाँ बाहर ही लिखा रहता है बाल श्रम निषेध, है ना। तो बाल श्रम निषेध क्यों लिखा रहता है, क्योंकि वो किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आर्टिकल 23 को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, जो कि फंडामेंटल राइट है। उस फंडामेंटल राइट में क्या है, आर्टिकल 23 में क्या है, आर्टिकल 23 ये कहता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आप काम नहीं करवा सकते, है ना। तो बाल दुर्व्यवहार का मतलब भी वही है। तो अनुच्छेद 23 में बाल दुर्व्यवहार का विस्तृत वर्णन दिया गया है, आप जाकर डिटेल में और पढ़ सकते हैं। तो यही होता है बाल दुर्व्यवहार। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, देखो इसमें है ई समावेशन परियोजना। ई समावेशन परियोजना क्या है, देखिए सूचना और संचार द्वारा इसको शुरू किया गया। और संचार द्वारा क्यों शुरू किया गया था, क्योंकि इसमें जैसे शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब वाले लोग हैं, वीमेंस हैं इसमें, ठीक है, महिलाएं हैं, इनके लिए इनको प्रशिक्षण देना, इनको ट्रेनिंग देना, है ना। क्यों देना, ताकि ये अपने आप की, है ना, तो ये सारी की सारी चीज़ें का एम्पावरमेंट करना एक टाइप से। तो ये जो एम्पावरमेंट करने का ये जो पूरा का पूरा प्रोसीजर है वो किसके तहत है, ई समावेशन परियोजना के तहत, इसलिए इसको शुरू किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। देखिए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम क्या है, देखो इसकी शुरुआत जो की गई थी 1997 में की गई थी, है ना। और एक बदलाव के साथ, है ना, जैसे कि शिशु मृत्यु दर, है ना, मातृ मृत्यु दर, नवजात शिशु मृत्यु दर जो होती है ना, आदि पर बल देना था इस कार्यक्रम का मेनली, है ना। यानी कि शिशु मृत्यु दर को कम करना, है ना, और मातृ मृत्यु दर जो है उसको भी कम करना, है ना। नवजात शिशु वो हष्ट पुष्ट हो रहा है, यानी, है ना, हेल्दी है वो या नहीं है, हेल्दी नहीं है तो उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे रीजंस क्या है, उनके लिए काम करना ठीक से। ये सारा का सारा इसका मेन मोटिव था राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का, है ना। आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है निर्भया कोष। निर्भया कोष क्या है, देखिए आपको पता होगा 2012 में एक बहुत बड़ा मतलब रेप कांड हुआ था, और उसकी वजह से पूरे देश को उसने झकझोर के रख दिया था। हालांकि हर दिन ऐसे रेप केस होते हैं, है ना, और लेकिन वो बाहर निकल के नहीं आ पाते हैं, सो इट्स अ डजंट मैटर, है ना। लेकिन वो थोड़ा बाहर निकल के आया था तो उस पर काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ था, और भारत के हर एक नागरिक को उसने झकझोर के रख दिया था, है ना। तो उसी को ध्यान में रखते हुए क्या किया था, फाइनेंस कमीशन जो है ना,
वित्त मंत्रालय जो है, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है ना, उसने क्या किया, तो 2013 में एक कोष बनाया, यानी कि एक निधि बनाई थी, समर्पित निधि, है ना। और इसमें देश में महिलाओं के बचाव और सुरक्षा को बढ़ाने की पहल, है ना, ये इसको एक तरह से इस्टेब्लिश करना था, यानी कि उसमें फंड जमा करना था। तो इस प्रकार से ये था निर्भया कोष, है ना, जो कि अभी भी काम कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से गाइज इसमें क्वेश्चन नंबर 15 मेरा रह गया है, वो छूट गया, शायद मैंने ध्यान नहीं दे पाया है, तो मेंशन मत करना आप उसको, है ना, सो डोंट माइंड। वो मैंने ध्यान नहीं दे पाया, मेरी मिस्टेक के कारण ये हो गया है, सो अगेन सॉरी फॉर दैट। तो गाइज वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ में बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम हम दे पाएँ और टाइमली आपको वो चीज़ें मिल पाएँ, है ना। और अगर आपके कांटेक्ट में कुछ ऐसे लोग हैं जो एमपीपीएससी का मेंस लिख रहे हैं 2019 का, जिनका स्कोर कार्ड में अच्छा स्कोर है, तो आप उन तक ये वीडियो सीरीज़ ज़रूर पहुंचाइए, क्योंकि उनके लिए ये मेंस में गेम चेंजर होगी, है ना। और हो नहीं सकती है, होगी, क्योंकि यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं सीधा डायरेक्ट क्वेश्चंस। देखिए 3 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप 6 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, और 15 मार्क्स के पुराने वाले पैटर्न पर आधारित जो हैं उनके सारे पैटर्न्स को आप यहाँ पर क्वेश्चन विथ आंसर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि हम एक्स्ट्रा भी इसमें एक्सप्लेन करते हैं। तो आपका, और जिन लोगों का जिन लोगों का प्री क्वालिफाइड नहीं हो रहा है, वो लोग भी इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। क्यों फॉलो कर सकते हैं? क्योंकि आपका मेंस का काफ़ी एक बहुत बड़ा सिलेबस जो है वो इसी में आपका कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ पर कंप्लीट करवा दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर मेरे द्वारा काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाता है, काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाता है, और कॉन्सेप्टली यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। हर एक कॉन्सेप्ट को उठाकर यहाँ पर देखा जाता है, क्वेश्चन को उठाया जाता है, और उस पर सारी की सारी चीज़ों को क्लियर किया जाता है। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो आप उन लोगों तक इस वीडियोस की लिंक को ज़रूर पहुंचाइए जो लोग 2019 का मेंस में अपीयर हो रहे हैं, या फिर नहीं भी हो रहे हैं, एटलीस्ट वो एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन तक आप ये वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। ओके गाइज, सो थैंक्स फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।